बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज अपन देखने वाले हैं आपके कक्षा 8वीं के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप करे जो है एंड तक देखना है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, ठीक है। और ध्यान से अपन समझेंगे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। फसल उत्पाद के दौरान मिट्टी में पोषक तत्व के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? क्या उसमें कीटनाशक मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, बीज मिलाते हैं और खाद मिलाते हैं? दोस्तों पोषक तत्व के लिए अपन यहाँ खाद मिलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, खाद मिलाते हैं। और कीटनाशक अपन क्यों मिलाते हैं, जो है कीटनाशक वो क्यों मिलाते हैं बताइए? कीटों के लिए, ठीक है। कीटों के लिए, ताकि जो फसल होती है उस पर कीट ना लगे, ठीक है। निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है कौन सा है? इनमें से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ दोस्तों लकड़ी है, सब्जी के छिलके, प्लास्टिक या कागज। तो दोस्तों वो है अपनी प्लास्टिक, ठीक है। जैव अनिम्नीकरण मतलब निम्नीकरण और एक अनिम्नीकरण होता है, ठीक है। तो जो अपघटित नहीं होती, ठीक है, क्या जो अपघटित नहीं होती प्रकृति में, उनको अपन क्या बोलते हैं? अनिम्नीकरणीय, ठीक है। और जो अपघटित होती है उनको निम्नीकरणीय। आगे देखते हैं। सोडियम धातु को सामान्य रूप ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह क्या आता है? तो दोस्तों अपन ने जो पहले वाली वीडियो में देखा था कि सोडियम और जो पोटेशियम को वो मिट्टी के तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि वो जब वायु से जो है क्रिया कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। अब दोस्तों अक्षय मतलब है ना, अक्षय प्राकृतिक संसाधन मतलब एक तरह से आप दूसरे वर्ड में बताऊं तो असीमित, ठीक है। असीमित प्राकृतिक संसाधन कौन सा है इसमें से? तो वो है अपनी वायु, ठीक है। वायु है असीमित। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीशीज की श्रेणी में आते हैं? दोस्तों ये हाथी, अजगर, काले रेंड सभी आते हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी सभी आते हैं। आगे चलते हैं। घर्षण है। अब दोस्तों घर्षण है, शत्रु है, मित्र है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों घर्षण है ना, देखा जाए तो घर्षण यहाँ पे शत्रु अपन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु है, इस पर अगर अपन ऐसे एफ बल लगाएंगे ना, एफ बल लगाएंगे तो विपरीत में, कैसे विपरीत में है ना, इसमें एफ बल लगेगा जो होगा घर्षण, ठीक है। विपरीत बल लगेगा जो घर्षण होगा, ठीक है। इसलिए अपन शत्रु बोल सकते हैं। निम्न में से किस वाहक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो किसकी होने जो है न्यूनतम संभावना है? छोटे लड़की की, महिला की, पुरुष की? तो दोस्तों बता दूं कि सबसे न्यूनतम होती है वो है पुरुष की, और सबसे अधिकतम यहाँ पे महिला की हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर है अशुद्ध जल में नमक घोलने के बाद ये विद्युत का डैश हो जाता है। हीन चालक रासायनिक प्रभाव कुछ नहीं, सुचालक हो जाता है, ठीक है। आपको बताओ तो जैसे आप फिल्टर पानी होता है ना, उसके अंदर विद्युत का चलन नहीं होता, लेकिन जब आप उसके अंदर जो है नमक मिला दोगे ना, तो जो है वो है विद्युत का चालन करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को डैश में व्यक्त किया जाता है। किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है रिक्टर पैमाने में, ठीक है। रिक्टर पैमाने में इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रोजन है इसका आंसर, ठीक है। और जो है कितनी परसेंट पाई जाती है आप कमेंट करके बताना, ठीक है। कितनी परसेंट जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है? दोनों चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे अपन और भी देखेंगे क्वेश्चन। उससे पहले बता दूं, हो सके तो वीडियो को 1.5x या फिर 2x पे कर लो, ठीक है। जिससे आपका यहाँ पे जो ज़्यादा टाइम ना जाए, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाए, इसलिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसी वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये पक्का आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। ये इनमें से पक्का आपके एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो दोस्तों वो होती है, प्रथम चरण कौन सा होता है अपना मिट्टी का? वो होता है जुताई, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। धातु और अम्ल से अभिक्रिया कर डैश गैस बनाती है। कौन सी अभिक्रिया बनाती है और कौन सी गैस बनाती है? दोस्तों वो बनाती है अपनी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बनाती है। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों का पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो प्रक्रम अपना कहलाता है क्या? परिष्करण, ठीक है, परिष्करण कहलाता है।
ठीक है। आगे चलते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से डैश क्षेत्र बनाए गए हैं। कैसे क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे बताना कैसे क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट करना, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। जो जो मैं दोस्तों बोल रहा हूँ ना आपको कमेंट करने के लिए, जो जो है सभी आंसरों के यहाँ पर राइट देगा उसका जो कमेंट यहाँ पर मैं पिन करूँगा, ठीक है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वैश में विकसित होता है वो डैश कहलाता है दोस्तों। वो कहलाता है अपना निश्चेचन, ठीक है। निश्चेचन निश्चेचन कहलाता है। आगे है रबी की फसल के दो उदाहरण बताने। बहुत इजी क्वेश्चन। रबी की दो फसल के उदाहरण बता देता हूँ, गेहूँ और जौ, ठीक है। गेहूँ और जौ, ठीक है। और दोस्तों आप में से ना कौन जो है इंग्लिश मीडियम से है, ये एक बार कमेंट करके बताना इंग्लिश मीडियम से कौन कौन है, ठीक है, ताकि उनके लिए भी हो सके तो फिर वीडियो उसके उनके लिए भी लेके आएंगे, ठीक है। दो अधातु पदार्थों के नाम बताएं। तो कोई भी दो अधातु है, ठीक है, तो वो बताना। जो आप कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे देखते हैं। PCRA का पूरा नाम क्या है। PCRA का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे इसका नाम बता देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या नाम है इसका, इसका नाम है पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम संरक्षण पेट्रोलियम संरक्षण, है ना, अनुसंधान संघ, ठीक है। ये आपको पूरी अच्छे से यहाँ पे याद आनी चाहिए। इससे जो है याद कर लेना इसको, संघ, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत इजी, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। तो क्यों महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर, तो इसलिए महत्वपूर्ण होता है ताकि उनकी जो अस्तित्व बना रहे, ठीक है, उनका जो अस्तित्व है वो भी बना रहे और आगे जो उनकी पीढ़ियाँ चल सके, ठीक है। आगे निश्चेचन के प्रकार दोस्तों, दो प्रकार के निश्चेचन होते हैं। एक तो होता है बाह्य निश्चेचन, ठीक है, बाह्य निश्चेचन, और एक होता है आंतरिक, आंतरिक होता है, ठीक है। दोस्तों आंतरिक जो होता है वो अपने मानव में होता है, मानव में होता है, ठीक है, आंतरिक। और जो बाह्य है वो अपने जलीय जीवों में होता है, जैसे कि मेंढक, ठीक है। मेंढक है जिसके अंदर बाह्य निश्चेचन होता है और आंतरिक निश्चेचन होता है अपने मानव में, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर है अगला अगले अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वो फिल इन द ब्लैंक्स सॉरी मिलान में, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, जीवाणु, जीवाणु यहाँ पे कौन सा है, जीवाणु यहाँ पे किससे आएगा, तो बताओ। यहाँ पे फर्स्ट का क का क्या आएगा, क का अपना हो जाएगा हैजा का कारक, ठीक है। राइजोबियम, राइजोबियम जो है दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आता है। लैक्टोबैसिलस जो है दही का जमने का कारण। यीस्ट अपने जो है ब्रेड की बेकिंग में आता है। एक प्रोटो जो है जो मलेरिया का कारक है, ठीक है। एक विषाणु यहाँ पे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके मिलान हो गए। आगे चलते हैं। पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन जो अपन डेली उपयोग में लेते हैं ना, पॉलीथीन, पॉलीथीन दोस्तों एक बहुलक है, ठीक है। पॉलीथीन एक बहुलक है। और इसका IUPAC नाम बताऊं तो इसका IUPAC नाम है ना मेथिलीन होता है। क्या होता है, मेथिलीन, ठीक है। मेथिलीन यहाँ पर इसका नाम होता है IUPAC, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं है, देख सकते हो 2 नंबर का है, तो आप 2 लाइन तो लिख ही दोगे। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, अच्छा क्या होगा यदि, ठीक है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं अपन, इसका आंसर, ठीक है। दोस्तों ये रहा अपना आंसर। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो उसकी मिट्टी की परत हटने से उसके नीचे के कठोर चट्टानें दिखाई देने लगेगी। इससे मृदा में हुमस की मात्रा में कमी होती है तथा इसकी उर्वरक शक्ति भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, मतलब पिछली वाली वीडियो में पूछा था कि CO2 जो है अपने ग्लोबल वार्मिंग जो होती है ना, उसके जो है बढ़ने का कौन सी गैस कारण है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताए थे कुछ ने, ठीक है। तो बिल्कुल सही बताया था। यहाँ पे वायुमंडल के CO2 की मात्रा बढ़ जाने के जो है वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। तापमान बढ़ जाएगा और जो पेड़ पौधों की जो विकसित जो जल्दी हो जाएंगे, फल जो है जल्दी पक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, ठीक है।
मनुष्य में निषेचन को प्रक्रम को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने आंसर। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इसमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। जो ज़्यादा हाईलाइट है ना, जो डार्क है, जो ज़्यादा बोल्ड, इसको आपको याद करना अच्छे से। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चैनल को जो है सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों हो जाता है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर क्या मुश्किल नहीं आएगा आपका पेपर। क्यों यहाँ पर कठिन होता है दोस्तों, इसका भी आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने आंसर कि जूतों तथा चिकनी सतह के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम हो जाता है। जब हम चिकनी सतह पर दौड़ते हैं तो हम सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं और इस प्रकार हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप समझ गए क्या है कि घर्षण बल का मान यहाँ पर कहा जाए तो वो क्या हो जाता है, अत्यंत कम हो जाता है चिकनी सतह पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है। ठीक है, हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है, मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत अच्छा सवाल है। आइए इसको जो है अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा आंसर। क्या है कि प्रकाश का वेग ध्वनि की वेग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, अतः प्रकाश का हम तक ध्वनि की अपेक्षा पहले पहुंचता है। अतः आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा समान दूरी पर घटित होने पर भी तड़ित पहले दिखाई देती है, मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। तो ये अपना जो डिटेल से आपको समझ में आएगा कि मेन पॉइंट यहाँ पे प्रकाश का वेग यहाँ पे ज़्यादा होता है। दोस्तों आप में से देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग कमेंट करके बताना कितना होता है। अब अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना ये रहा। ठीक है, सुचालक और हीन चालक में उदाहरण सहित अंतर बताना है। ठीक है, सुचालक और हीन चालक में तो ये आप कर लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप कर भी लोगे, ज़्यादा यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। सुचालक और कुचालक बता सकते हो। जो बिजली के चालक होते हैं सुचालक और जो नहीं होते वो कुचालक। ठीक है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना है 11। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये एक बार देख लो सुचालक और कुचालक के लिए। ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ लो एक बार, फिर यहाँ पर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा बिना किसी विशेष प्रतिरोध के प्रवाहित हो सकती है उसे सुचालक पदार्थ कहते हैं, और इसका उल्टा कुचालक हो जाएगा। ठीक है, अब वो देख लेते हैं अपना जो क्वेश्चन था कौन सा, ये वाला। ठीक है, तड़ित से अपनी सुरक्षा करने के 3 उपाय कौन कौन से हैं। यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की और दरवाजे बंद कर लें। यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें, और विद्युत तारा या विद्युत चीज़ों के विद्युत तथा तारा तथा धातु की चीज़ों को ना छुए। और जो है एक और पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पेड़ के नीचे कभी खड़े ना हो। ठीक है, जो पेड़ होता है ना उसके नीचे कभी खड़े नहीं होना चाहिए जब बिजली आए तो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, आइए इसको भी अपन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या यहाँ पर कह रहा है। तो दोस्तों ये रहा अपने सामने आंसर कि नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है इसलिए। ठीक है, ध्रुव तारा स्थिर दिखता है क्योंकि वह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छी तरह आपको समझ में आ गया हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अपना क्वेश्चन है कौन सा है, आगे आगे अपने आप ही क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, क्या है, वनों महोत्सव क्या है। ठीक है, वनों का त्यौहार मतलब होता है जो वनों के लिए महोत्सव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद विषाक्तन से क्या आशय है, आइए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों खाद विषाक्तता, विषाक्तता एक रोग है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषाक्तता पदार्थ या रसायनों से दूषित आहार या पेय पदार्थों के सेवन के कारण होता है। अधिकांश लोग उपचार की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये आपके अपने राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ये वाला। ठीक है, कौन सा है अपना अगला क्वेश्चन, ये रहा।
उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्राकृतिक असंचारक होती है, मतलब वो जो है अपघटित नहीं होती, तो ये बताना है अपन को। तो कोई भी वो एक उदाहरण देना चाहिए, जैसे पॉलीथीन होती है, अपने जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, ये आसानी से अपघटित नहीं होती, ठीक है। क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं अपन। दोस्तों ये रहा आंसर कि नहीं, हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में नहीं रख सकते, क्योंकि दोस्तों जो नींबू का अचार है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, जिससे सिट्रिक अम्ल रहता है, जिसमें सिट्रिक अम्ल रहता है। तो ध्यान रखिएगा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इस कारण अचार एल्युमिनियम पात्र अभिक्रिया करके विषैला लवण उत्पन्न करता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। क्यों? अपना जो ये होता है ये तो अम्ल हो गया, और एल्युमिनियम धातु हो गई, और अम्ल और धातु क्रिया करके एक जो है लवण बनाते हैं, ठीक है। तो उसे आप वहाँ पे जो है विषैला होता है लवण, इसलिए यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे चलते हैं, अपना है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन ही क्यों हैं। तो दोस्तों ये इसलिए कि जो है इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको जो है दोबारा नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये ख़त्म, तो ये आपके आंसर जाएगा कि इनका उपयोग दोबारा यहाँ पर नहीं हो सकता। आगे घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक क्यों होता है, उदाहरण देकर समझाइए। अब बहुत यहाँ पे मतलब इजी क्वेश्चन है, इजी क्या बताऊँ, यहाँ पे थोड़ा आईक्यू वाला क्वेश्चन है कि घर्षण जो है अपना क्यों आवश्यक है। अब दोस्तों घर्षण के बिना यहाँ पे क्यों आवश्यक है, पहली बात तो कि जब भी आपका जो आपकी बाइक वाइक होती है, ठीक है, जो भी कार होती है ना, टायर में जो घर्षण लगता है ना, जो ये रोड और जो टायर के बीच ये घर्षण जो है नहीं लगेगा, तो आपकी जो ब्रेक ही नहीं लगेगी, सीधी गाड़ी आगे चलती जाएगी, ठीक है। गति करते रहोगे आप भी, और आप चल नहीं सकोगे जो है किसी यहाँ पे ज़मीन पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका घर्षण नहीं लगेगा, आपका बल नहीं लगा पाओगे, आप दाब नहीं लगेगा, ठीक है, एक तरह से। नींबू के रस में संप्रेषित स्वतंत्र सिरों को डुबाता है तो चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला क्वेश्चन, दूसरा करते हैं। भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। अब दोस्तों क्या क्या प्रयास करने चाहिए यहाँ पर भूकंप से, है ना, भूकंप से बचाव के लिए। अब दोस्तों ये मतलब आप कर लोगे, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कृत्रिम उपग्रह क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह। तो दोस्तों कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित उपग्रह है उन्हें कृत्रिम जो है उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कह लेते हैं। आप कमेंट करके बताना कोई भी कृत्रिम उपग्रह का नाम, ठीक है, नाम आप कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की कोई दो विधियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह समझना है। तो दोस्तों ये रहा आंसर कि फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। छिड़काव तंत्र इस विधि की इस्तेमाल असमतल भूमि जहाँ पर जल का कम मात्रा में उपलब्ध हो किया जाता है। इसमें नलों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं, ठीक है। एक तो छिड़काव तंत्र होता है, और एक दोस्तों होता है ड्रिपिंग, ठीक है। एक ड्रिप होती है, इसमें पाइप बिछा देते हैं, ठीक है, और फिर पाइप के द्वारा जो है वहाँ पर पानी डाला जाता है, पाइप बिछा देते हैं सब जगह। और एक ही छिड़काव होता है, जिससे क्या है दूर दूर से एक आपने देखा होगा ऐसे डंडा सा होता है जिसके ऊपर ऐसे लगा रहता है, जिससे जो है पानी यहाँ पर ऐसे जाता रहता है, ठीक है। और एक होता है दूसरा कि पाइप बिछा देते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन, यह है कृषि कार्य में उपयोगी औजार का वर्णन कीजिए। तो यह यहाँ पे अपन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और आप कर भी लोगे, ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल नहीं है। वन्य प्राणी उद्यान जैव ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको जरूर करना है। तो फर्स्ट है वन्य प्राणी उद्यान व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र चिड़ियाघर व अभ्यारण्य में अंतर बताना। इनमें सब में अंतर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और उससे पूरा PDF है ना व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से ले लेना, ठीक है। यहाँ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप, ये रहा, ठीक है। वन्य प्राणी उद्यान वह क्षेत्र है जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित हो रहते हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वन्य प्राणी उद्यान और जो अपना कौन सा था, आरक्षित क्षेत्र,
यहाँ पर अपना आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते अगला अपना कौन सा था, अगला अंतर था अपने चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में। ठीक है, तो ये चिड़ियाघर जो अभ्यारण्य, क्या क्या अंतर है कि लोगों के मनोरंजन हेतु कुछ जंतुओं को छोटे क्षेत्र में आरक्षित करके रखा जाता है, जिसे चिड़ियाघर कहते हैं। और अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहे, अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अपना कौन सा क्वेश्चन है, आगे अपना है ये वाला है। ठीक है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों पेड़ काटोगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, वन्य प्राणी पे क्या पड़ेगा, पृथ्वी पे क्या पड़ेगा, पर्यावरण पे क्या पड़ेगा, अगली पीढ़ियों पे क्या पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मेरे को लगता है बताने की ज़रूरत नहीं, ये आपको आता है। ठीक है, अगला है अश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर करना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा यहाँ पे आंसर कि वैसे ध्वनि जिसकी तुरंत जो है यहाँ पे इतना याद करना है, वैसे ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम होती है, अब यहाँ पे ये वाली जो तरंग कहलाती है अवश्रव्य। आगे चलते श्रव्य, यहाँ पे तरंग जो है ऑडिबल वेव्स 20 हर्ट्ज से और 2000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली तरंग ये कहलाती है। ठीक है, और पराश्रव्य यहाँ पर कहलाती है 2000 से ज़्यादा की आवर्ती वाली तरंगों को पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आगे चलते दोस्तों, आगे है अपना मानव कान का चित्र बनाना। दोस्तों मैंने बोल ही दिया है कि चित्र के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, चित्र के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर सभी चित्र में बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आगे है जल प्रदूषण के है। ठीक है, प्रभाव रोकथाम उपाय, तो यहाँ पर ये कर लोगे आप, ज़्यादा यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर अपना पेपर जो है पूरा यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए अपन ने सभी क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी वीडियो आएगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंग्लिश मीडियम से कौन कौन है, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो मिलता है अपन अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।